हेलो दोस्तों, साकार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पटेल और हम सब इंस्पेक्टर परीक्षा का सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आए हैं। दोस्तों, 29 जनवरी को सब इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रथम चरण पूरा हुआ है। सब इंस्पेक्टर प्री की परीक्षा हुई है। इस प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न थे जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप थे और इस बार बहुत ही नए तरीके का यहां पर टेस्ट हुआ है। और इस टेस्ट के क्वेश्चंस को देखने से पता चलता है कि ऑन एन एवरेज पीएससी में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं या व्यापक में पूछे जाते हैं उनसे थोड़े से अलग तरह के प्रश्न थे। और सामान्यतः जो स्टूडेंट कॉमन सेंस रखते हैं, जिन्होंने सामान्य रूप से पढ़ाई की थी, उनके यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर सोल्यूशन। समान अध्ययन के पेपर से हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 1 भारत का समान अध्ययन वाला जो सेक्शन है 35 प्रश्नों का है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि साइंस से पूछा गया है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ए अपकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी गुरुत्वीय बल, डी बाह्य बल। देखिए दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूध को एक कंटेनर में रखते हैं और तेजी से घुमाते हैं। इस तरह से घुमाने की वजह से दूध के ऊपर एक बल लगता है जो उसको बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करता है। ठीक है। और इस तरह से बाहर की ओर फेंकने के लिए लगने वाला जो बल है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किसी भी वृत्तीय पथ पे घूमने वाले किसी भी वस्तु में आपका अंदर की ओर खींचने वाला जो बल है वो अभिकेंद्रीय बल होता है, और बाहर की ओर फेंकने वाला जो बल है वो अपकेंद्रीय बल होता है। जब भी हम लोग गोल घूमते हैं या किसी भी वस्तु को गोल घुमाते हैं तो वो बाहर फेंकाने का जरूर प्रयास करता है। ये बाहर की ओर फेंकाने के लिए लगने वाला जो बल है वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। यही आंसर होगा। तो दूध को जब हम तेजी से घुमाते हैं तो गोल घूमता हुआ दूध बाहर की ओर फेंकाने की कोशिश करता है, और इस प्रक्रिया में क्रीम जो है वो दूध की तुलना में ज्यादा तेजी से बाहर फेंका जा रही है और ऊपर जो है वो इकट्ठी हो जाती है। ठीक है। तो दूध और क्रीम दोनों का घनत्व अलग अलग होता है, अब केंद्रीय बल दोनों पे अलग अलग लगता है, इसलिए गोल घुमाने पर दूध से क्रीम निकल जाती है। तो आंसर होगा अब केंद्रीय बल। आगे बढ़ते हैं। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? ए तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, बी साधारण बहुमत, सी निरपेक्ष बहुमत, डी दो तिहाई बहुमत। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में किसी भी विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया को बताया गया है। यह कहा गया है कि संसद में होती है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा अपने बहुमत से किसी भी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति उस पर साइन करता है तो कानून बनता है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विधेयक को रोकने के लिए वीटो या निषेधाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। तो राष्ट्रपति अगर निषेधाधिकार लगाता है, ठीक है, वीटो का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे में वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। तो राष्ट्रपति के पास भी अलग अलग तरह के वीटो हैं। इनमें से एक वीटो होता है, एक निषेधाधिकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं निलंबनकारी निषेधाधिकार। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संशोधन सहित पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजता है, और जब ऐसा करता है तो संसद उसे साधारण बहुमत से पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है। संसद चाहे तो संशोधन को मान भी सकती है, चाहे तो नहीं भी मान सकती। लेकिन जब संसद साधारण बहुमत से विधेयक को पास करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर, तो राष्ट्रपति के लिए जरूरी हो जाता है कि वो उस पर हस्ताक्षर करे, और इस तरह से आपका कानून बनता है। तो निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए हमें साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। पर दूसरी बार, तो पहली बार में साधारण बहुमत राष्ट्रपति उन्होंने वापस कर दिया, दूसरी बार में साधारण बहुमत फिर राष्ट्रपति, और कानून बन जाएगा। ये जो दो तिहाई बहुमत का हिसाब किताब है, अमेरिका में अगर राष्ट्रपति किसी कानून संसद द्वारा पारित किए गए किसी कानून पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे, तो अमेरिका की संसद दो तिहाई बहुमत से अध्यारोहणकारी प्रस्ताव पास करती है, जिससे कि वो विधेयक कानून बन जाता है जिसे राष्ट्रपति ने नकार दिया हो। पर भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये अमेरिकी की व्यवस्था है। ठीक है। तो साधारण बहुमत जो है यहां पर सही शब्द है। आगे बढ़ते हैं। एफआईएच वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? तीसरा, दूसरा, चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर अभी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एफआईएच यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, एफआईएच वर्ल्ड रैंकिंग में आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक मिलेगा 6। लेकिन जून 2022 पूछा है। जून 2022 को
तत्कालीन टूर्नामेंट्स में नीदरलैंड के साथ भारत ने खेला था और भारत का रैंक उस समय चौथा था। तो आंसर, तीसरे का आंसर होगा सी, चौथा रैंक। ठीक है। चौथा प्रश्न, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कहां हैं? तो दुनिया के विभिन्न बांधों के 57% लगभग बड़े बांध जो हैं चीन और भारत में हैं। चीन और भारत दोनों तेजी से विकसित होते हुए देश हैं। काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को विकसित करने के लिए तेजी से बड़े बड़े विशाल बांध बनाए गए हैं। तो चीन और भारत में जो है दुनिया के 57% बड़े बांध हैं। तथापि आजकल बड़े बांधों को उतना अच्छा नहीं माना जा रहा है और उनके पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा हो रही है, लेकिन चीन और भारत लगातार विशाल बांधों की स्थापना करते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो ज्यादातर बांध जो है चीन और भारत में है। चीन आपका तिब्बत के पठार के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध बना रहा है, जबकि भारत भी लगातार ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पे बांध बना रहा है। गंगा में टिहरी बांध, सतलज पे भाखड़ा नंगल बांध, ये सब भारत ऑलरेडी बड़े पैमाने पे बना चुका है। दक्षिण भारत में नागार्जुन सागर और कृष्णराज सागर जैसे विशालकाय बांधों की स्थापना की गई है। हीराकुंड डैम महानदी पे भारत का सबसे बड़ा डैम है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विशाल बांधों के मामले में भारत और चीन का कोई मुकाबला नहीं है। इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया है इस सेक्टर में। तो आंसर होगा सी, चीन और भारत। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ए जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, बी दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, सी लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर, डी बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा। दोस्तों यहाँ पे ऐतिहासिक नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड संगठन का नाम दिया गया है। जमनालाल बजाज ये हमारे बजाज कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को वर्धा में सेवाग्राम आश्रम सेवाग्राम और वहां पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के लिए फंड्स दिया था और खुद भी गांधी जी के साथ वहां रहते थे। तो सत्याग्रह आश्रम वर्धा जो गांधी जी का निवास था 1930 के बाद से ही इसका निर्माण जमनालाल बजाज ने किया था और खुद भी यहाँ निवास किया था। तो ये सही है। आपको क्या ढूंढना है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे, ये भी सही है। लाला लाजपत राय ने नेशनल स्कूल लाहौर की स्थापना की थी, जो कि पंजाब क्षेत्र का पहला स्कूल था। ठीक है। और आर्य समाज से भी जुड़ा हुआ था, तो लाला लाजपत राय का नेशनल स्कूल सही है। बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा, दोस्तों सत्य शोधक सभा जो है ये दलितों के उद्धार के लिए बनी हुई सभा थी और इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो कि दलित आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो इसके संस्थापक थे। बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक नहीं थे। ठीक है। तो ये एक समाज सुधार के लिए बनी हुई संस्था है और ये जो है हमारे पूर्णतः राजनीतिक नेता हैं। तो ये आंसर होगा डी, पांचवा का डी। इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? तो भारत सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सी गैस का उत्सर्जन करने से साफ मना कर दिया है? आंसर है ए, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम यह कहता है कि पेट्रोल जो है इसको इस तरह से तैयार होना चाहिए कि उसमें सल्फर ना रहे, क्योंकि पेट्रोल के शोधन के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी इसकी वजह से उसमें सल्फर आ जाता था और सल्फर जो है ये पेट्रोल में मिला रह जाता था और इसकी वजह से जब वाहन चलते थे और उनका वाहन में ईंधन का दहन होता था, पेट्रोल का दहन होता था, तो उसमें से पेट्रोल का सल्फर जो है वो वायु की उपस्थिति में जल के सल्फर डाइऑक्साइड बनाता था। तो सरकार ने नियम बनाया कि पेट्रोलियम शोधन में हम नई प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे, सल्फर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सल्फर मुक्त पेट्रोल मिलता है, इसका मतलब है कि गाड़ी में से सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। तो और किसी तरीके से सल्फर ना निकले, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब पूरी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पेट्रोल पे सल्फर नहीं है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलना चाहिए, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, भाई पेट्रोल तो हाइड्रोकार्बन है, तो दहन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा ही, तो उसको रोक नहीं सकते, तो उस पर प्रतिबंध लगाने का कोई मतलब नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, हवा में नाइट्रोजन है, हवा से ही दहन हो रहा है ईंधन का, है ना, गाड़ी के इंजन के अंदर, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, तो इसको भी नहीं रोक सकते। तो आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया? आंसर है ए, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। देखिए दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो भारत का बहुत कुख्यात गवर्नर जनरल था, इसने क्या किया, इसने सांप्रदायिक आधार पे फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पे बंगाल का दो भागों में विभाजन कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल।
16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन हुआ था। इसके विरोध में भारत के बुद्धिजीवियों ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संचालन किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी कपड़ों का इस्तेमाल और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करना था, ताकि वो बंगाल का विभाजन रद्द कर दे। तो स्वदेशी आंदोलन जो है, ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। ये सब उसके परिणाम थे। भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये उसका परिणाम था स्वदेशी का। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, इसके विरोध में तो आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? देखिए, आप ध्यान देंगे, फिलॉसफी के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं, पर ये फिलॉसफी बहुत डीप नहीं है, कॉमन सेंस फिलॉसफी है। नॉर्मली हम लोग षड दर्शन और अन्य चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जो जानते हैं, इवन जो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, आजकल दर्शन काफी चर्चा में रहते हैं, उसको थोड़ा बहुत तो जानकारी जरूर होगा। तो देखिए, खाओ पियो और खुश रहो, ये किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? तो एक खाओ पियो ऐश करो मित्रों, इस तरह का आपने गाना सुना होगा, बिल्कुल ऐसी फिलॉसफी वाला एक दार्शनिक था हमारा चारवाक। चारवाक का कहना था, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो। मतलब ये इस लौकिक जीवन पे ही इसको भरोसा था कि यहाँ पे हमारा काम अच्छे से जीना और एंजॉय करना है। ऐसा दर्शन चारवाक ने दिया था। इसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं। इसी का सिद्धांत था खाओ पियो और खुश रहो। ये बहुत ही कर्मवादी दर्शन है, बहुत ही ज्यादा भौतिक प्रकार का दर्शन है। ठीक है, जबकि बौद्ध जैन ये सारे दर्शन जो हैं, ये संसार को दुखमय मानते हैं और मुक्ति के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर दिया जाए तो यह बराबर होता है। आंसर होगा बी, राजकोषीय घाटे के बराबर। ठीक है, राजकोषीय घाटे के बराबर है। स्वप्निल तिवारी सर ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को हम लोग घटा करके ही प्राथमिक घाटा हासिल करते हैं, जो कि एक बहुत ही शुद्ध प्रकार का घाटा है और ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? द आंसर इज सी, आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर में जो है परम अनंत सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। बहुत ही फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है और ये करंट में जाना गया है। 11वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था। आंसर है बयाना। बयाना राजस्थान का क्षेत्र है। बयाना जो है, ये खास तरह की जलवायु यहाँ पे पाई जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे नील की बहुत अच्छी तरह से खेती होती थी। और ये नील जो है, ये विभिन्न प्रकार के रंगों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और यही वजह है कि राजस्थान गुजरात क्षेत्र के जो कपड़े हैं, वो बयाना के नील से रंगे जाते थे। और ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा फेमस भारतीय कपड़ों का निर्माण करता था। चुनरी प्रिंट, पटोला, बंधनी, ये सब जो है बयाना के नील से आपके रंगे जाते थे। इसके साथ साथ बयाना के नील का एक्सपोर्ट होता था, विशेष रूप से यूरोपीय व्यापारी ये नील खरीदने के लिए भारत आते थे। तो नील उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र बयाना। आंसर होगा डी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है डी, कृषि का विकास। हमारी आजादी के बाद अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ी हुई थी। एग्रीकल्चर का विकास करके हम खाद्य सुरक्षा हासिल करना चाह रहे थे, ताकि भारत में भूखमरी जैसी समस्याएं ना हो। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानता या समानताएं हैं? तो देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं, इन दोनों को ही राष्ट्रपति अपनी पद और मुद्रा से नियुक्त करता है। और ये काम प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाता है। तो नियुक्ति दोनों का समान है। ठीक है, अभी आप लोग के दिमाग में कोलेजियम व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा होगा, उसको अभी दूर कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, वेतन। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहां पे मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं की जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जा रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोनों का वेतन बराबर होता है। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी से अधिक होता है भाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, दोनों को पदच्युति का तरीका सेम है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को ही फॉलो करके
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, संविधान में ये लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष तक इनको काम करना है। अगर आप 40 की उम्र में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए तो आप 65 वर्ष तक काम करेंगे, आपका कार्यकाल 25 साल का रहेगा। आप 56 वर्ष की उम्र में अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं तो अब तो भी आप 65 साल तक काम करेंगे और आपका कार्यकाल 9 साल का होगा। लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मामले में कार्यकाल होता है 5 वर्ष का सेवा, सॉरी 6 वर्ष का सेवा काल और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यानी कि आप किसी भी उम्र में नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने, अगर आप 6 साल तक काम कर चुके हैं तो आप ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे, और या फिर आपने 6 साल तक का कार्यकाल नहीं पूरा किया है और उससे पहले ही आप 65 साल के हो जाते हैं, उम्र में 65 पहुंच जाते हैं, तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है, जिसको हम लोग सीएजी बोलते हैं। तो ये कार्यकाल अलग है, इनका मैक्सिमम 6 साल है या 65 साल, और इनका मैक्सिमम 65 साल है। कार्यकाल का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, 6 साल 7 साल वाला नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने भी साल तक काम कर सकते हैं। तो आंसर होगा सी, 1 2 3। अभी आप लोग कहेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था होती है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए कोलेजियम व्यवस्था नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में कोलेजियम व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है, और कोलेजियम के रिकमेंडेशन के बावजूद भी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद कोलेजियम के दिए हुए नामों में से कुछ नामों को हटा सकते हैं। नया नाम भले ही जोड़ नहीं सकते, लेकिन कोलेजियम के दिए नामों में से हटा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोलेजियम कोई ब्रह्म संस्था नहीं है कि वो जो बोले वो एकदम निश्चित रूप से होना है। अल्टीमेटली राष्ट्रपति के द्वारा ही दोनों की नियुक्ति होती है, जिसका कि संविधान में जिक्र है। हम लोग संविधान को ऑथेंटिक मानेंगे और उसके हिसाब से नियुक्ति दोनों की एक बराबर है। तो आंसर होगा सी, 1 2 3। ठीक है, 14वां, 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, 1891 का आयु सहमति अधिनियम विवाह की न्यूनतम आयु फिक्स करने के लिए लाया गया था, और इसमें कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 12 साल तय की गई थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट या आयु की सहमति अधिनियम जो है, ये बाल विवाह को रोकने का काम करने के लिए लाया गया था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि तिलक जी ने इसका पूर्ण विरोध किया था। आंसर है सी, पूर्ण विरोध। तिलक जी ने इसका विरोध इसलिए नहीं किया था कि विवाह की उम्र बहुत कम रखी गई है, इसको बढ़ाना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ भी, या फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है विवाह की आयु को सही तरीके से निर्धारित नहीं किया गया था। यहाँ पे तिलक जी का एक सैद्धांतिक विरोध था। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि भारत में समाज सुधार करना ब्रिटिश सरकार का काम नहीं है। भारत में समाज सुधार सिर्फ भारतीयों की इच्छा और सहमति से किया जा सकता है। तो ब्रिटिश सरकार ने जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट बनाया था, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु तय की गई थी, इसका विरोध किया तिलक ने। सी, पूर्ण विरोध, क्योंकि तिलक नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीय परंपरा में हस्तक्षेप करे। वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के बारे में कोई भी कानून बनाए। तिलक जी ये चाहते थे कि भारतीय लोग स्वयं सामाजिक सुधार के लिए पहल करें, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। 15वां, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? इसका आंसर है सी, कणाद। षट दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 प्रकार के हमारे दर्शन हैं। इन 6 दर्शनों में वैशेषिक दर्शन जो है ये महत्वपूर्ण है, और वैशेषिक दर्शन में ये कहा गया कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। इसी के आधार पर कह सकते हैं कि वैशेषिक सूत्र कणाद ऋषि ने लिखा है। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको ये बता दूं, साकार एकेडमी 20 फरवरी से सब इंस्पेक्टर मेंस के लिए क्लासेस आयोजित करने जा रहा है। ये क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे आयोजित किए जाएंगे। आप लोग साकार एकेडमी से संपर्क करके इन क्लासेस की डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 20 फरवरी को ही पीएससी प्री, पीएससी मेंस और व्यापम की कक्षाएं भी साकार एकेडमी में प्रारंभ होंगी। तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है कि आप आकर के साकार एकेडमी से जुड़ सकते हैं, हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करके बेस्ट बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, अस्तिका दर्शन किसमें विश्वास रखता है? दोस्तों, यहां पर अस्तिका दर्शन जो कहा गया है,
इसको लेकर के आप ज्यादा चिंतित ना हो। दरअसल ये अस्तिका दर्शन आस्तिक आस्तिकता के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये जो है आस्तिकतावाद के बारे में बता रहा है। आस्तिक और नास्तिक आप समझते हैं, भगवान में मानने वाले आस्तिक, भगवान में नहीं मानने वाले नास्तिक। पर हमारा जो प्राचीन दर्शन है, क्वेश्चन दर्शन का है, हमारा जो प्राचीन दर्शन है वो क्या कहता है? तो देखिए, मनुस्मृति में कहा गया है नास्तिक वेद निंदकः, अर्थात नास्तिक वो है जो वेदों की निंदा करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों के अधिकार पे विश्वास करता है। तो ज्यादातर लोग बी पे जाएंगे, देवताओं का अधिकार, जो कि गलत आंसर है। आंसर है ए, वेदों का अधिकार। देखिए, प्राचीन भारत में जब वेद लिखे गए तो ज्यादातर लोग वेदों के अनुकूल चलते थे, वेदों में जो दिया गया है उसको फॉलो करते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे। लेकिन समय के साथ उपनिषदों में वेदों का विरोध किया गया, क्योंकि सॉरी यज्ञों का विरोध किया गया, क्योंकि यज्ञ जो है वो बहुत ही भड़कीले और खर्चीले हो गए थे, और इसमें वेदों की संदेशों का भी की आलोचना की गई। तो बहुत सारे ऐसे दर्शन आए, जैसे कि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सब नास्तिक दर्शन थे और इन्होंने वेदों की अथॉरिटी को नहीं माना। और बहुत सारे ऐसे दर्शन थे जैसे कि षट दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ये सारे दर्शन वेदों की अथॉरिटी को मानते थे। इनको आस्तिक दर्शन कहा जाता था। तो आस्तिक दर्शन विश्वास करता है वेदों पर। तो आंसर होगा ए। 17, सदन की सदस्यता के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हैं लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और राज्य विधान परिषद का सभापति। यहां पे सुमेलित नहीं है पूछा है, तो सुमेलित कहने का मतलब सुमेलित तब होगा जब किसी सदन का अध्यक्ष उसी सदन का सदस्य हो। सदन की सदस्यता के संदर्भ में बोल रहा है ना। तो देखिए, हमारे विभिन्न प्रकार के जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बने गए सदन हैं, जैसे कि लोकसभा सदन है, राज्यसभा एक सदन है, विधानसभा एक सदन है और विधान परिषद एक सदन है। ठीक है, तो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, ये जो है हमारे सदन है। अब सदन की सदस्यता उस सदन के आप सॉरी सदन की अध्यक्षता उसी सदन के सदस्य को मिलेगी या नहीं, ये एक सवाल है। ठीक है, उसी को यहां पे पूछा गया है कि 4 हमारे सदन हैं, इन चारों के एक एक अध्यक्ष या सभापति होते हैं। अब ये अध्यक्ष या सभापति इसी सदन का सदस्य है या नहीं है? जिसमें है वो हां, जिसमें नहीं है वो ना, और जो नहीं है वही आंसर होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा सदस्यों के बीच में से चुना जाता है बहुमत से, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष विधायकों के बीच से बहुमत से चुना जाता है, इसलिए राज्य विधानसभा अध्यक्ष भी राज्य विधानसभा का सदस्य है। राज्य विधान परिषद का सभापति भी आपका विधान परिषद सदस्यों के बीच में से चुना जाता है, इसलिए वो भी विधान परिषद का सदस्य है। लेकिन राज्यसभा का सभापति जो है, राज्यसभा का सभापति, ये राज्यसभा में से नहीं चुना जाता। राज्यसभा का सभापति वास्तव में उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति पद पे जो व्यक्ति चुना जाता है वो पदेन रूप से राज्यसभा का सभापति होता है, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति पदेन रूप से राज्यसभा का सभापति होता है, वो शुरुआत में राज्यसभा सदस्य के रूप में नहीं चुना जाता, और इसीलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखें, सारे असत्य सत्य आपको दिखेंगे। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, ये एकदम गलत है। 1935 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था, ये एकदम सही है। 1949 में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। सी, यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है? नहीं, ये केंद्रीय बैंक है। डी, यह 1 रुपए के सिक्कों की निर्गम एजेंसी है। 1 रुपए के सिक्कों को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के सिक्के और नोट, इनकी निर्गम एजेंसी रिजर्व बैंक है। 1 रुपए के सिक्के वित्त मंत्रालय निकालता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, आंसर है बी। 19वां, किस राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, 1928 में भारत आया था और इसका काफी विरोध हुआ था, क्योंकि एक गोरा कमीशन था, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, पंजाब यूनियनिस्ट, भारतीय कांग्रेस, आंसर है सी। पंजाब यूनियनिस्ट एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया, क्योंकि ये मानते थे कि अंग्रेज भारत के लिए अच्छा संविधान बना सकते हैं। वहीं मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भी
साइमन कमीशन का समर्थन किया था। बाकी सभी पार्टियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। इसी के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया साइमन कमीशन के विरोध के दौरान, और इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इत्यादि ने लाहौर के सुपरिंटेंडेंट सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो पंजाब यूनियनिस्ट, इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। ये काफी राजभक्त टाइप के लोग थे, ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करते थे। आपको ऐसा लगेगा कि भारत की आजादी के किस्से में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस छाई हुई है, नहीं, भारत में बहुत सारी पार्टियां थी और कई पार्टियां तो अंग्रेजों का खूब समर्थन करती थी, जो आज देखने को नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते, क्या कहलाता है? ठीक है, यह कहलाता है बेस दर, आधार दर। ठीक है, कोई भी व्यावसायिक बैंक एक निश्चित दर पर ही अपने ग्राहकों को ऋण देता है और वो जो है हमारा बेस दर कहलाता है। 21वां, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है, आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है बहुत बड़ा राज्य, लेकिन पूरा पहाड़ी है, जनजातियां रहती हैं, इसलिए यहां का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 22, किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं? कोड वाला क्वेश्चन है। कोड नंबर 1, विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर। आपका राज्य के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, केंद्र की बात नहीं हो रही है। राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, निम्न सदन को हम लोग बोलते हैं राज्य विधानसभा और उच्च सदन को बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और आपका विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो है, विधान परिषद जो है ये आपका उच्च सदन है, विधानसभा आपका निम्न सदन है। सीधे सीधे विधायक लोग जो चुन करके आते हैं जनता के बीच में से, वो विधानसभा में बैठते हैं, और अप्रत्यक्ष चुनाव से जो लोग आते हैं वो विधान परिषद में बैठते हैं। ठीक है, सिर्फ 5 राज्यों में व्यवस्था बची हुई है। अब देखिए, सॉरी, 6 राज्यों में ये व्यवस्था भी है। तो विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन जब होता है तो दोनों सदन एक साथ बैठते हैं और राज्यपाल उसमें अभिभाषण देते हैं। दूसरा पॉइंट है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन पर साल की शुरुआत होती है, तो पहली बैठक में जो बजट सत्र होता है उसमें विधानसभा और विधान परिषद एक साथ बैठते हैं और राज्यपाल इनको अभिभाषण देते हैं। तो 2 भी सही है। तीसरा, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए, देखिए राज्य विधानमंडल में व्यवस्था है कि अगर किसी विधेयक पे दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो विधानसभा की बात ही सही मानी जाती है। विधान परिषद सिर्फ 4 महीने का रोक लगा सकता है, उसमें देरी कर सकता है, पर पूरी तरह से किसी भी विधेयक को मना नहीं कर सकता। तो देखिए, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा का मामला अलग है। अगर वहां किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो जाए तो एक संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और इसके बाद जो है हमारा फैसला होता है। पर यहां ऐसा नहीं होता। किसी भी विधेयक में दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो उस पर विचार कैसे होगा? तो विधानसभा में कोई विधेयक पारित हुआ, फिर विधान परिषद में गया, विधान परिषद ने मना कर दिया, तो वो बिल दोबारा विधानसभा में आएगा, और विधानसभा अगर इसको दोबारा पास कर देती है तो वो फिर लोकसभा विधान परिषद के द्वारा उस पर और विचार नहीं होगा, वो सीधे राज्यपाल के पास चला जाएगा। या फिर विधानसभा किसी बिल को पास करती है, किसी विधेयक को पास करती है, विधान परिषद उस पर विचार करती है और 4 महीने तक कोई फैसला नहीं करती, तो भी विधानसभा उस विधेयक को सीधे राज्यपाल के पास भेज देती है। तो जाहिर सी बात है, विधान परिषद का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है और इस पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए भारत में संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया है कि किसी भी संविधान संशोधन को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। संसद मान लोकसभा राज्यसभा, और उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की सहमति ली जाती है। और वहां पे लिखा है कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति का मतलब है राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संविधान संशोधन को पास किया जाता है।
तो यहाँ पे संशोधन में संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन में सिर्फ राज्यसभा से पूछा जाता है, विधानसभा से पूछा जाता है, विधान परिषद से नहीं पूछा जाता। तो संयुक्त बैठक नहीं होगी। तो इसका मतलब 3 और 4 दोनों गलत है। आंसर होगा बी 1 और 2। ठीक। तो किस अवसर पर विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं? आम चुनाव के बाद और साल की शुरुआत में। 1 और 2 आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? ठीक है, आईबीए पदक तालिका में क्वेश्चन नंबर 23, आईबीए पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर है ए तुर्की। तुर्की जो है ये हमारा आईबीए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पे है। निखत जरीन जो भारत की बॉक्सर हैं, उन्होंने यहां विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया? तो ध्यान देने की बात है दोस्तों, यहां पर संवेदना अभियान, समर्पण अभियान और साइबर मितान तीनों को फिक्की का जो है चैंपियन फिक्की का की ओर से सम्मानित किया गया है। अभिव्यक्ति अभियान को नहीं किया गया है। ठीक है, अभिव्यक्ति पुलिस से संबंधित है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिरत्न किससे संबंधित है? फिर से आ गया एंशिएंट हिस्ट्री। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है दोनों। आंसर है सी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धम्म, संघ। इस तरह से दोनों आंसर होगा 25 सी। क्वेश्चन नंबर 26, विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप और सजीव जो गुणन शक्ति खो चुके हैं। देखिए दोस्तों, विषाणु जो हैं वो इतने छोटे होते हैं, एक तो उनको उनका अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, वो सामान्यतः ऐसे गुण बिल्कुल नहीं दिखाते जो कि सजीव पदार्थों का लक्षण माना जाता है ना? जैसे भोजन करना, वृद्धि करना, ऐसा कुछ नहीं दिखाते। बस ये किसी सेल में घुसते हैं, किसी कोशिका में घुसते हैं और आपका बहुत सारी मात्रा में आपका ऊर्जा ग्रहण करते हैं और अपना प्रगुणन करते हैं। यही सजीव की एक खासियत है जो कि हम लोग को विषाणु के अंदर दिखती है। इसलिए विषाणु ना तो सजीव है ना ही निर्जीव, बल्कि सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप है। तो आंसर होगा सी, 26 सी। 27, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? 1, जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय यानी कि राजस्व प्राप्तियों के बराबर होती है। ठीक, तो संतुलित बजट का परिभाषा ही ये है, आय बराबर व्यय, जितना कमाओ उतना ही खर्चा करो, कमाई से ज्यादा खर्चा मत करो। कमाई से जब ज्यादा खर्चा होता है तो उसको हम लोग घाटे का बजट या फिस्कल डेफिसिट बजट कहते हैं। और जब कमाई से कम खर्चा होता है ना, कमाई ज्यादा और खर्चा कम होता है, तो उसको हम लोग सरप्लस बजट या लाभ का बजट कहते हैं। ठीक है, तो जिस बजट का सकल सार्वजनिक व्यय और उसका आय बराबर है वो है संतुलित बजट, बैलेंस बजट। तो ये एक एकदम सही है। दूसरा, अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो तो उसे संतुलित बजट कहते हैं? नहीं। राजस्व घाटा, देखिए बजट के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है राजस्व, एक होता है पूंजीगत। ठीक है, तो राजस्व आय और राजस्व व्यय में जो खर्चा है, सॉरी, राजस्व आय और राजस्व व्यय में अंतर अगर शून्य हो तो राजस्व घाटा शून्य होता है। ठीक है, वहीं पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय में भी अंतर शून्य हो तो पूंजीगत घाटा भी शून्य होता है, तभी संतुलित बजट मिलता है। तो दोनों घाटे, पूंजीगत और राजस्व घाटे शून्य होने चाहिए। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, किसी भी बजट का राजस्व घाटा शून्य है, पूंजीगत घाटे की बात नहीं कर रहा है। अगर पूंजीगत की बात करेंगे तो हो सकता है पूंजीगत घाटा पॉजिटिव हो, है ना, पूंजीगत घाटा हो और पूंजीगत घाटा होगा तो फिर बजट संतुलित नहीं रह जाएगा, बजट घाटे वाला हो जाएगा। तो ये दो जो है ये सही नहीं है। तो केवल कथन एक सही है, आंसर ए। राजस्व आय और व्यय, राजस्व शब्द का मतलब तब इस्तेमाल होता है जब किसी राजस्व आय और राजस्व व्यय ऐसा होता है कि किसी साल के अंतर्गत ऐसी आय जिसके बदले में हमें कुछ नहीं देना, वो है राजस्व आय।
ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स से जो आय मिलती है, और किसी साल में किया गया ऐसा खर्च जिससे हमें कुछ वापस हासिल नहीं होता है, वो कहलाता है राजस्व व्यय, जैसे कि वेतन। तो कथन एक सही है, दो गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, आंसर इज बी, राफेल नडाल, जानदार खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? ठीक है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए। शस्त्र अधिनियम से पूछा है, आंसर है 0.38 बोर। ठीक है, आंसर है सी, 29C। 0.38 बोर जो है सामान्य लोगों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। ये 315 बोर का भारी भरकम जो छर्रा है, ये जंगली जानवरों के शिकार के लिए सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? ठीक है, आंसर है ए, न्याय दर्शन का। ठीक है, आंसर है ए, न्याय दर्शन का। सांख्य दर्शन में एक सिद्धांत है सत्कार्यवाद, और यह सत्कार्यवाद का सिद्धांत कपिल मुनि ने दिया है। वहीं न्याय दर्शन में गौतम मुनि ने असत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया। तो आंसर है ए, न्याय दर्शन। तो दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूं, साकार एकेडमी की ओर से सब इंस्पेक्टर मेंस की कक्षाएं 20 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कक्षाएं हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस और अपने डाउट क्लियरिंग का मौका मिलेगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ साथ पीएससी प्री, पीएससी मेंस और व्यापम की कक्षाएं भी 20 फरवरी से ही साकार एकेडमी में शुरू हो रही हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की कक्षाओं के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो आप सभी अपने डाउट क्लियरिंग के लिए, किसी भी तरह के टेंशन और कंफ्यूजन से आप गुजर रहे हो, तो जरूर हमसे साकार एकेडमी में संपर्क करें और इन कोर्सेज को ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C53, इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ये मिशन का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। PSLV हमारे चंद्रयान और मंगलयान को भी अंतरिक्ष में लेके गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? ठीक है, सामाजिक कल्याण का सूचक। तो देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्री लोग सामाजिक कल्याण का अध्ययन करते हुए ये प्राप्त करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, सामाजिक कल्याण का एक मुख्य सूचक है, और बाकी बहुत सारे सूचक भी इसी तरह के इंडिकेटर्स को देखते हैं। तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में साक्षरता, जिसमें स्कूली शिक्षा भी शामिल है, उसको एक कंपोनेंट माना जाता है। स्वास्थ्य, जिसमें शिशु मृत्यु दर इत्यादि को भी एक कंपोनेंट माना जाता है ना। जीवन प्रत्याशा को कंपोनेंट माना जाता है। जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत है। और इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय को स्पेशल कंपोनेंट माना जाता है। तो सामाजिक कल्याण के सूचकों में आपका ए, शिशु मृत्यु दर होगा, ये स्वास्थ्य को बताता है। तो ये सामाजिक कल्याण का सूचक है। महिला साक्षरता, साक्षरता में शामिल है, ये भी सूचक है। पीने योग्य पानी की उपलब्धता, पीने योग्य पानी आपके स्वास्थ्य को बताता है, जाहिर सी बात है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अपराध, अपराध जो है ये कई तरह के होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये प्रॉपर सामाजिक कल्याण के सूचक हैं या नहीं, इसको लेकर के अच्छी खासी डिबेट है। तो आंसर होगा डी, अपराध। आगे बढ़ते हैं 33, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? आंसर है बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। देखिए दोस्तों, नस्ल जो है ये हमारे ऐसे समूहों को बताता है जिनके शारीरिक स्वरूप एक जैसा हो। तो भारत में अनेक प्रकार की नस्ल पाई जाती है, पर सबसे प्राचीन नस्ल जो भारत में मिली है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ये ऐसे समूहों में मिलता है जो कि जनजातीय समूह है। तो मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में आती है। अंडमान निकोबार, मध्य भारतीय जनजातियों में ये ज्यादा मिलते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां ज्यादातर मंगोलाइड समूह की हैं। और अफ्रीका में नेग्रिटो जनजाति जो है नेग्रिटो समूह के लोग पाए जाते हैं। और भारत में भी इस समूह के काफी सारे लोग हैं, कुछ जनजातियां नेग्रिटो समूह की हैं, पर मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। नार्डिक समूह यूरोप की जनजाति, यूरोप के नस्ल को बताता है, गोरे लोग। क्वेश्चन नंबर 34, यदि प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है, देखिए यहां पे युक्त लिखा है ना, मतलब अयोग्य हो गया है, मतलब कुछ गड़बड़ किया उसने, तो क्या होगा?
तो आपको अगर कोई आकर के बोलता है कि फलाना विधायक अयोग्य है ना, उस वो निरर्ह हो गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया है, उसको हटा देना चाहिए, तो कौन हटाएगा? ये सवाल पूछ रहा है। तो कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है, मतलब वो अब सदस्य बनने लायक नहीं है, उसको हटाना है। तो हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो राज्य विधानसभा के सदस्य यानी विधायक को हटाने की प्रक्रिया पूछा है। ए, अध्यक्ष उसकी सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। हम्म। अध्यक्ष सिर्फ दल बदल कानून के मामले में विधायकों को हटा सकता है। दो, सदन 2/3 बहुमत से उसके सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। सी, राज्यपाल उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। यस, ये प्रक्रिया है, तो ये आंसर हो सकता है। डी, राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। दोनों एक ही बातें हैं, बस यहां पे निर्वाचन आयोग को जोड़ दिया है, तो आंसर होगा डी। देखिए, अगर आपको पता चलता है कि किसी विधायक ने कोई गड़बड़ काम किया है, ठीक है, ज्यादा खर्च किया या हथियारों का इस्तेमाल किया, चुनाव में भ्रष्टाचार किया, ऐसा कुछ, तो वो विधायक अयोग्यता से युक्त हो गया, आपको पता है, तो आप किसके पास जाएंगे? राज्यपाल के पास। राज्यपाल अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, राज्यपाल निर्वाचन आयोग से सलाह मांगेगा। निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करते हुए मामले की जांच करेगा, सबूत इकट्ठे करेगा, और अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि सही बात है, विधायक अयोग्यता से युक्त है, तो वह राज्यपाल को सलाह देगा और तब राज्यपाल फैसला लेगा निर्वाचन आयोग की सलाह पर कि विधायक योग्य है या नहीं है। अगर सबूत मिलता है अयोग्य है, तो उसको बर्खास्त कर देगा राज्यपाल। तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से विधायक को बर्खास्त करता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ हिंदुस्तान, इस नाम से एक ग्रंथ लिखा गया था और ये सर्वे जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। 35 सी, 35वें क्वेश्चन का आंसर है सी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ हिंदुस्तान जो है, ये ग्रियर्सन की रचना है, जो भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण है, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का भी जिक्र है दोस्तों, है ना। छत्तीसगढ़ी, हल्बी, कुड़ुख इत्यादि भाषाओं का भी जिक्र है ग्रियर्सन के पहले भाषाई सर्वेक्षण में। क्वेश्चन नंबर 36, अब यहां से छत्तीसगढ़ स्टार्ट होता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं, जो कि हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से शुरू की गई? आंसर है बी, 21 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 घोषणा हुई थी, 21 जुलाई 2020 को जो है गोधन न्याय योजना शुरू हुई है। गोबर खरीदने का काम जो है किया जा रहा है। दल्ली राजहरा लौह एस क्षेत्रों का मालिक कौन है? दल्ली राजहरा लौह क्षेत्रों का मालिक जो है यहां पर है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई स्टील प्लांट को ही ये कैप्टिव दे दिया गया है, ताकि यहां से निकाल करके लौह अयस्क का इस्तेमाल करते रहे। अभी क्या है कि यहाँ पे लौह अयस्क लगभग समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? आंसर है 1 जुलाई 2022। तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के डैश सदस्य उपस्थित होना चाहिए? इसका आंसर है डी, 1/10। किसी भी ग्राम सभा की बैठक में कोरम या गणपूर्ति तभी होगी जब कुल सदस्यों के, ग्राम सभा के सभी सदस्यों के 1/10 सदस्य, दशमांश सदस्य उपस्थित हो, जिसमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर महिलाओं के बारे में नहीं दिया है, तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, चीनी मीडिया ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को बुलाया था? आंसर है स्प्रिंग थंडर, वसंत थंडर, स्प्रिंग थंडर। चीनी मीडिया ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को कुछ इस तरह से बताया। देखिए, पश्चिम बंगाल में नक्सल आपका जलपाईगुड़ी क्षेत्र में नक्सलबाड़ी गांव के अंदर में एक विद्रोह शुरू हुआ था, और इन्होंने भारत के संविधान को समाप्त करके कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना का जो है सपना देखा था। तो ये विद्रोह चीन के माओवादी विद्रोह से प्रेरित था, और इसीलिए इसको जो है चीनी मीडिया का समर्थन प्राप्त था। आपका नक्सलबाड़ी गांव से ये शुरू हुआ था, इसीलिए इसको नक्सल आंदोलन कहा जाता है। और भारत में सारे कम्युनिस्ट जो हमारे गुरिल्ला युद्ध करने वाले लोग हैं, ठीक है, इनको जो है आपका नक्सलवादी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो नक्सल आंदोलन की शुरुआत से संबंधित है, इसको चीनी मीडिया ने स्प्रिंग थंडर कहा था, ठीक है। स्प्रिंग थंडर यानी बसंत की बिजली, क्योंकि बसंत ऋतु में शुरू हुआ था, और बसंत की बिजली इसको इसीलिए कहा गया था क्योंकि ये बिजली की तरह देश में फैल जाएगा और भारत एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा चीनी मीडिया ने प्रोडक्शन किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
देखिए दोस्तों, विद्रोह और उनके नेताओं का नाम दिया हुआ है, सीधे सीधे देखिए, मेड़िया विद्रोह हिड़मा मांझी लीडर है, बिल्कुल सही है। तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह लीडर है, बिल्कुल सही है। लिंगागिरी विद्रोह नांगुल दोरला, ये गलत है। लिंगागिरी विद्रोह के नेता हैं धुरवा राव माड़िया, छत्तीसगढ़ का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है ये, सॉरी बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। नांगुल दोरला जो है ये कोई विद्रोह के नेता है, ठीक है, एक साल एक सिर वाला। और मुरिया विद्रोह इसके नेता है झाड़ा सिरहा, ये एकदम सही है। तो आंसर है 3, लिंगागिरी विद्रोह नांगुल दोरला जो है इसके नेता नहीं है। तो केवल 3 उत्तर होगा, 41 डी, 41 डी, केवल 3। छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर हिंट क्या क्या है दोस्तों, अगर आपको लोक बैले पता है तब तो ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो वीर गाथा पे आधारित है। तो वीर गाथा काल में जो हमारे गाथा गीत हैं, जैसे कि अहिमन रानी गाथा, रेवा रानी गाथा, फुलबासन गाथा, पंडवानी, ये सब हमारे दिमाग में आ जाता है। और ये लोक नृत्य भी है जिसको नाच नाच के अभिनय के साथ किया जाता है, और लोक बैले भी है। तो रीलो सिर्फ गीत है, गौर सिर्फ नृत्य है, पंडवानी लोक नृत्य और वीरगाथा दोनों है इसमें, बिल्मा नृत्य है। तो आंसर होगा पंडवानी, 42 सी, पंडवानी। पंडवानी को ही लोक बैले कहा जाता है, इसमें वीरगाथा है, पांडवों की गाथा और लोक नृत्य का भी इसमें तत्व है। आगे बढ़ते हैं, 43, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ठीक है, तो यहां पर आंसर है ए, राजनांदगांव। राजनांदगांव से सुखा नदी निकल के उस दिशा में जा रही है नर्मदा बेसिन की ओर, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? इसका आंसर बहुत सिंपल है दोस्तों, बी, बार नवापारा। यहीं पे तुरतुरिया आश्रम है, सिरपुर है ना? तो बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य महासमुंद जिले में है। जबकि उदंती, सीता नदी, ये दोनों गरियाबंद में है। इंद्रावती आपका बीजापुर क्षेत्र में है। इंद्रावती तो खैर अभयारण्य भी नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है। 45, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? आंसर है डी, मुरुम सिल्ली डैम। मुरुम का मतलब ही होता है मिट्टी, है ना? तो मिट्टी से भरा तटबंध मुरुम सिल्ली, मुरुम सिल्ली का मतलब ही मिट्टी का तटबंध होता है। 46, सल्वा जुडुम की शुरुआत किस वर्ष में हुई है? ठीक है, देखिए दोस्तों, सल्वा जुडुम या सफाई अभियान, सल्वा जुडुम का मतलब लोग शांति यात्रा निकालते हैं, वो सही नहीं है। सल्वा जुडुम का मतलब है सफाई अभियान, और सफाई रैली के रूप में शुरू हुआ था। और बस्तर में नक्सलवादियों की सफाई करने के लिए इसको शुरू किया गया था, शांति स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था, इसलिए शांति भी कहते हैं। लेकिन सल्वा जुडुम में की वजह से काफी हिंसा भी हुई है, नक्सलवादियों ने की है, इन्होंने भी की है। तो सल्वा जुडुम स्टार्ट हुआ था आपका 2005 से, जून 2005 से ये प्रारंभ हुआ था। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। सल्वा जुडुम 2005 से स्टार्ट हुआ था, तो आंसर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस की परीक्षा के लिए साकार एकेडमी में कक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होंगी, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इन कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में पीएससी प्री, मेंस और व्यापम की कक्षाएं भी साकार एकेडमी में 20 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेंगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे। तो आप लोग तैयार रहिए और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास और श्रम विभाग के मंत्री कौन है? आंसर है बी, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। शिव कुमार डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। उमेश पटेल शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। खेल और युवा मामलों के गुरु रुद्र कुमार पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, जबकि अमरजीत सिंह भगत जो है ये खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं। तो आंसर है बी, शिव कुमार डहरिया। 48, सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? आंसर है नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा की रचना है सुबह की तलाश, जिसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद है सोनहा बिहान, जिसपे दाऊ महासिंह चंद्राकर ने सोनहा बिहान नाचा खेला था। सुबह की तलाश, नरेंद्र देव वर्मा। संयोग से नरेंद्र देव वर्मा जो है हमारे करंट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ससुर भी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? आंसर है 44.21%। ठीक है, 44.21% है। क्वेश्चन नंबर 50, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है?
तो नक्सल से क्वेश्चन आएंगे कहा गया था, कहां से आएंगे नहीं बताया गया था, तो यहां पर छत्तीसगढ़ के इलाके में ही, छत्तीसगढ़ के सेक्शन में ही नक्सलवाद से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नक्सलवाद किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है। आंसर है नक्सलवाद जो है ये ज्यादातर हम लोग नक्सलवादियों को माओवादी कहते हैं, तो ये आंसर तो एकदम सही है। चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग से प्रेरित है माओवादी। लेकिन माओवादी के साथ में लेनिनवादी, लेनिन जो है रूस के कम्युनिस्ट नेता है, और इसके साथ में मार्क्स, कार्ल मार्क्स, इन्होंने समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा को बेसिकली फेमस बनाया था। तो मार्क्स से भी ये लोग प्रेरित हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। 50 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड से शासन नहीं किया था। दोस्तों ट्रिक क्वेश्चन है ये। कलिंग राज, इसने सबसे पहले तुम्बाड को राजधानी बनाया था। ठीक है, हाँ, कलिंग राज ने तुम्बाड को राजधानी बनाया था। कलिंग राज ने तुम्बाड को राजधानी बनाया था। उसके बाद कमल राज आता है। कमल राज के बाद रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम ने राजधानी तुम्बाड से शिफ्ट करके रतनपुर स्थापित किया। तो रत्नदेव तुम्बाड से स्टार्ट किया, बाद में रतनपुर गया। तो कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव तीनों तुम्बाड के शासक थे। पृथ्वीदेव प्रथम, ये रत्नदेव का बेटा था, इसने कभी तुम्बाड पे से शासन नहीं किया, ये हमेशा से रतनपुर का ही राजा बना रहा। तो आंसर होगा सी, पृथ्वीदेव प्रथम। 52, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है। देखिए दोस्तों, नक्सल प्रभावित होने के लिए आपका एक से अधिक जिलों में नक्सलियों की उपस्थिति मौजूद होना और लगातार हिंसक घटनाएं होना जरूरी होता है। तो आपका छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य है। हमारा पड़ोसी उड़ीसा है, अनेक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, है ना। मलकांगीर क्षेत्र में तो डीआईजी की हत्या भी कर दी थी नक्सलियों ने। नवागढ़ जेल को इन्होंने उड़ा दिया था। महाराष्ट्र ये बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो है ये हमारे नारायणपुर से सटा हुआ है, भुजमाड़ से लगा हुआ है। तमिलनाडु ये छत्तीसगढ़ का पड़ोसी ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश जो छत्तीसगढ़ का पड़ोसी है पर नक्सल प्रभावित नहीं है, यहाँ हिंसा, नक्सली हिंसा की घटनाएं नहीं हुई है। 53, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। आंसर है बी, अशोक जुनेजा। अशोक जुनेजा मूछा वाले, ये हैं छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक। 54, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने पुलिस थाने हैं। तो 2016 के डेटा के हिसाब से, 2016 के डेटा के हिसाब से बी 428 आंसर है। जून 2016 में छत्तीसगढ़ जब बना तो 284 पुलिस थाने हुआ करते थे। अब बढ़ते बढ़ते आज की डेट में छत्तीसगढ़ में 428 पुलिस थानों की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, ये 2016 का डेटा है। 55, निम्नलिखित में से कौन कुरुख वाद्य यंत्र है। देखिए, कुरुख लोग का मुख्य नृत्य है सरहुल। ठीक है, कुरुख मतलब उरांव। उरांव लोग का मुख्य नृत्य है सरहुल। सरहुल में ये लोग वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप नेट पे सर्च मारेंगे सरहुल, आपको इमेजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले मांदर दिखेगा। मांदर बजाया जाता है सरहुल में, ये कुरुख वाद्य यंत्र हो गया। करताल भी आपको दिखेगा। करताल लोहे का छोटा छोटा चपटा भाग होता है, जिसको भजन बजाते समय ठन्नंग 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 करके बजाते हैं, वो होता है करताल, ये भी आपको दिखेगा। और नगाड़ा, स्पेशली झारखंड और कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी आपके उरांव आदिवासी लोग सरहुल के दौरान नगाड़ा बजाते हैं। तो ये भी कुरुख वाद्य यंत्र है। इसका मतलब होगा आंसर डी, ऊपर के सभी। 55 डी, ऊपर के सभी, सभी कुरुख वाद्य यंत्र है। 56, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल के संस्थापक कौन थे। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल के संस्थापक हैं ए, रामचंद्र देशमुख। रामचंद्र देशमुख ने देहाती कला मंच की स्थापना की थी और बहुत सारे कलाकारों को जो है इकट्ठा करके एक साथ लेकर के आए। चंदेरी गोंदा नाचा पार्टी भी इन्होंने बनाया था। जबकि दुलार सिंह मंदरा जी जो है ये रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक और नाचा के भीष्म पितामह थे। हबीब तनवीर की अपनी नाचा पार्टी नहीं है। ठीक है, नायक दास और झुमुक दास मटेवा नाचा पार्टी संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 57, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु, सुनियोजित विपणन हेतु जो है आपकी कितनी कृषि उपज मंडी, उप मंडी और मंडी है। आंसर है 118 और 69 ए। 58, जातीय समूह कुड़ुख में कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है। देखिए, उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति कुड़ुक भाषा बोलती है। ठीक है, और कुड़ुक में
कुजूर शब्द का क्या मतलब है? कुजूर का मतलब होता है लता। लता मतलब नार। जैसे कि सेमी का लता होता है जो कि घर में चढ़े रहता है, जिसको ढेंखरा देके चढ़ाते हैं, जिसमें सेमी फलता है। वैसे ही आपका कोहड़ा और तरोई, डोड़का, ये सब लताओं वाले पौधे हैं। लताएं आगे बढ़ती हैं और इनमें फल फलते हैं। तो इन्हीं लताओं को जो है आपका कुजूर शब्द से यहाँ पे संबोधित किया जाता है। तो जातीय समूह कुरुख में कुजूर का मतलब होता है लता। अब ये लता से हम लोग क्या मतलब निकालें? तो मसाले का पौधा नहीं होगा, औषधीय पौधा नहीं होगा, फलों का पौधा या सजावटी पौधा हो सकता है। पर अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई, जो भी आपका लता में फलता है वो फल नहीं, सब्जियां होती हैं। इसका मतलब आंसर होगा सजावटी पौधा। 58 बी, कुजूर उपनाम का मतलब है बी, सजावटी पौधा। 59, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहां स्थित है? हम सब लोग जानते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में है। इसका अभी अभी नामकरण हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी, रायपुर। 60, किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो राधेश्याम बारले पद्मश्री पुरस्कार क्यों? तो जाहिर सी बात है, ये है हमारे पंथी नर्तक, और इसलिए कला और संगीत के क्षेत्र में इनको मिला है। पंथी नृत्य के विशेषज्ञ डॉक्टर राधेश्याम बारले को पद्मश्री। तो 60 का आंसर होगा डी, कला और संगीत, पंथी नृत्य के क्षेत्र में मिला है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां से कंप्यूटर का ज्ञान शुरू होता है, जिसके बारे में स्वप्निल सर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आप लोग अच्छा खासा जानते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सब इंस्पेक्टर मेंस की परीक्षा का प्रोग्राम, सब इंस्पेक्टर मेंस की परीक्षा के लिए क्लासेस साकार एकेडमी में 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, फुल स्ट्रेटजी आप जो है बना सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। और बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि रिजल्ट आएगा या नहीं, जो तैयारी अभी से स्टार्ट कर देगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि कंपटीशन उतना भी टफ नहीं है जितना कि शुरू में सोचा गया था। सीमित संख्या में लोगों ने परीक्षा दी है और कम से कम 4-5 हजार लोग को यहाँ पे लिया जाना है, तो बड़ी आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तैयारी अर्ली ऑन स्टार्ट कर दीजिए। साकार एकेडमी की ओर से 20 फरवरी को ही पीएससी प्री, पीएससी मेंस और व्यापम की कक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर मैं स्किप कर रहा हूं मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन। अब हम लोग सीधे लैंग्वेज सेक्शन में जाएंगे। लैंग्वेज के अंदर में हम लोग जो है लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कितना कवर अप हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी के प्रश्न, सामान्य हिंदी के प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, प्रश्न संख्या 86, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होगा। उत्कंठा, बहुत उत्कंठित हैं ऐसा कई बोलते हैं। उत्कंठा का मतलब होता है आपका आतुर होना, तो आंसर होगा बी, आतुर। ठीक है, तीव्र उत्कंठा बच्चों में पाई जाती है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, ऐसे करके जो बच्चे बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं उत्कंठा। आतुरता को बताता है, मतलब कोई चीज को तुरंत हासिल करने का प्रयास, किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड होना। उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा होती है, उसका उत्कंठा से संबंध नहीं है। ठीक है, भरसक, भरसक में कौन सा समास है? आंसर है सी, अव्ययी भाव। भरसक में अव्ययी भाव समाज है, क्योंकि भरसक जो है इसमें जो पहला हिस्सा है भर, एक तो पूर्व पद इसका अव्यय है, भर जो है वो अव्यय है, सक जो है शक्ति को बताता है। पूर्व पद अव्यय होने पर ये अव्ययी भाव समास बन जाता है। जैसे कि आजीवन में आ जो है अव्यय है और आजीवन जो है वो अव्ययी भाव समास बन जाता है। वैसे यथा शीघ्र, यथा जो है अव्यय है, इसलिए यथा शीघ्र जो है वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो वैसे भरसक अव्ययी भाव समास है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में शुद्ध, निम्न शब्द में शुद्ध कौन सा है? आंसर है प्रामाणिक। प्रमाण से बना हुआ है, लेकिन प्रमाण में जब इक जुड़ता है तो प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। तो 88 का आंसर होगा डी, प्रामाणिक। 89, ज, झ, न, न, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ऐसे क्वेश्चंस को एक्चुअल में प्रैक्टिस करके देखना है। आप बोलिए ज, झ, तालु से छू रहा है, तालव्य, आंसर है बी, तालव्य, तालु को टच कर रहा है। ठीक है, प, फ, ब, ये है आपका ओष्ठ्य, क, ख, ग, ये है कंठ्य, गले के अंदर से निकल रहा है। तो ज, झ तालव्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90,
क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कान लगाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कान लगाना का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं? कान लगा के सुनो। कान लगा के सुनो का मतलब दीवार से कान लगा के पड़ोसी की बात सुनो, ऐसा नहीं है भाई। कान लगा के सुनो मतलब ध्यान दे के सुनो। और सुना देना मतलब तो डांटना होता है। तो ध्यान देना, ध्यान से सुनना नहीं होता, कान लगाने का मतलब ध्यान देना। ठीक है, ध्यान लगा के सुनने का काम तो आप तब भी कर सकते हैं अगर कोई दो लोग आपस में खुसफुस कर रहे हैं, आप इधर ऐसे कान लगा के सुन रहे हैं, वो ध्यान देना नहीं है, वो कान लगा के सुनना है। कान लगाना मतलब ध्यान देना। ठीक, तो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान देंगे मतलब कान लगाएंगे। तो आंसर है बी। 91, 49 शब्द का तत्सम रूप होगा। आंसर है उन उन चत्वारिंशत, उन चत्वारिंशत या एकोपंचाशत, ये इसको कहा जाता है। तो 49 जो है उन चत्वारिंशत होता है। चत्वारिंशत यानी 40 का हिस्सा होता है, और 49 मतलब 49, 49 मतलब उन चत्वारिंशत। आंसर है ए। उन पंचाशत 59 को बताता है, उन त्रिशत 39 को बताता है ना। 92, कंदमूल फल में कौन सा समास है? देखिए समास से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, समास अच्छे से पढ़ के रखने का, और समास के उप समासों को भी अच्छे से पढ़ना है। आंसर है ए, समाहार द्वंद। तो देखिए कंदमूल फल डैश 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 आपको बीच में दिख रहा है, कंदमूल फल कौन सा समास है? द्वंद समास तो पहले ही समझ में आ जाएगा। लेकिन द्वंद में भी इतरेतर द्वंद, वैकल्पिक द्वंद और समाहार द्वंद होते हैं। जब दोनों ही पद प्रधान हो किसी भी समाज में, या एक दो से अधिक पद भी प्रधान हो, तो वो होता है द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास तो होगा ही, पर अब इतरेतर द्वंद तब होता है जब एक दोनों में से किसी एक पद का इस्तेमाल पर्याप्त रूप से किया, ये या ये। तो दो पदों के बीच या शब्द का इस्तेमाल होता है ना, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ऐसे कर, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऐसे जोड़ देंगे। वैकल्पिक द्वंद, किसी दोनों में से किसी एक पद को यहां पर ले सकते हैं, तो भी ये जो है आपका वैकल्पिक द्वंद बन जाता है। समाहार द्वंद उसमें होता है जिसमें जो है दोनों पद प्रधान हो, और उसमें अनेक चीजों को बताने के लिए समास का इस्तेमाल किया गया है, और आखिरी में आदि शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंद मूल फल आदि खाएंगे, तो आदि शब्द का इस्तेमाल यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, आपका पेड़ पौधे आदि लगा जो है काट दिए गए, ऐसा अगर कोई कहता है तो आदि जहां पर आखिरी में आप इस्तेमाल करके वैरायटी को बताना चाह रहे हैं, तो वहां पे समाहार द्वंद होता है, और यहां पर आदि का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए 92 का आंसर होगा ए, समाहार द्वंद। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ समास को जानना नहीं है, तत्पुरुष समास के ढेर सारे प्रकार होते हैं, द्वंद्व समास के ढेर सारे प्रकार होते हैं, इनका भी आपको डिटेल में अध्ययन करना है। 93, पानी फेर देना। पानी फेर देना मतलब बिगाड़ देना। किए कराए पे पानी फेर दिया मतलब सत्यानाश, सब बिगाड़ दिया। आंसर है बी, बिगाड़ देना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। 94, आसान शब्द का विलोम क्या है? अब देखिए आसान का मतलब है सरल, तो सरल का विलोम कठिन भी हो सकता है पर मुश्किल भी है। ठीक है, तो सरल और सामान्य तो इसका समानार्थी है आसान का, कठिन और मुश्किल आसान का विलोम है, तो इन दोनों में से कौन सा सही विलोम होगा? तो आसान एक उर्दू शब्द है, विलोम है मुश्किल, ये भी एक उर्दू शब्द है, तो ये कनेक्शन में लेना है। आंसर है बी, मुश्किल। 95, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आंसर है जिजीविषा, डी, जिजीविषा। तो देखिए जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा, जिजीविषु मतलब वो व्यक्ति जिसको जीने की इच्छा है ना, व्यक्ति, व्यक्ति होते ही जिजीविषु। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, और जिगीषु जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है, जिज्ञासा वाला, उसको जिगीषु बोलते हैं। ये भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ हिंदी हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग उठाते हैं जनरल इंग्लिश। राम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल सूरजपुर, विच स्टेटमेंट वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर हर? ठीक है, अब देखिए राम्या है, भारती स्कूल में टीचर है, हमको समझ में आ गया। अगला सेंटेंस क्या होगा? A, she goes to school every day. B, she goes to the school every day. C, she goes to a school every day. D, she goes to one school every day. ध्यान दीजिए, आर्टिकल का क्वेश्चन है, हमें टीचर का नाम और स्कूल का नाम दोनों बताया गया है, दोनों एकदम पर्टिकुलर हैं कि यही 6 है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो टीचर के लिए शी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सभी में कॉमन है। स्कूल के लिए भारतीय स्कूल का नाम हमको बिल्कुल एक ही स्कूल, वही चीज स्कूल में जाती है, ऐसा कहा गया है, तो आंसर होगा द स्कूल, बी, शी गोज टू द स्कूल एवरी डे।
ए स्कूल या वन स्कूल वो होता तब होता जब हमें पता ही नहीं होता कि ये कौन से स्कूल जाती है। ठीक, तो यहां पर शी गोज टू द स्कूल एवरी डे, द स्कूल भारतीय स्कूल को बताता है। आगे बढ़ते हैं। 97 ही लिव्स डैश कैंपस, अप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, आंसर है ऑन। 97 का आंसर है बी, ऑन कैंपस। ठीक है, इन कैंपस नहीं होता है, ऑन कैंपस। ठीक है, तो कभी भी ये कैंपस शब्द के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। आजकल क्या होता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं ऑन और हमारे डाउट क्लियरिंग के टीचर हमेशा उपलब्ध रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं द डाउट क्लियरिंग टीचर विल बी अवेलेबल ऑन कैंपस। तो वैसे ही है, ही लिव्स ऑन कैंपस, बी। 98 आइदर ही और आई डैश गोइंग टू बी नेक्स्ट मैनेजर, अप्लाई द करेक्ट ऑक्सिलरी। देखिए, आपका कितने भी ही शी इट सब लगा लीजिए, पर जब और का इस्तेमाल करते हैं, आइदर और का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो आखिरी सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई का ऑक्सिलरी वर्ब होता है एम, आई एम गोइंग टू ईट। ही शी इट का होता है इज, ही इज गोइंग टू ईट और ही इज गोइंग टू स्कूल, ऐसा टाइप। शी इज रीडिंग। तो वैसे ही अगर आप आइदर और का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ में सब्जेक्ट्स है, तो जो आखिरी सब्जेक्ट होगा उसी का ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगेगा, और आई का ऑक्सिलरी वर्ब होता है एम। तो 98 का आंसर होगा बी, आई एम। आइदर ही और आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर। ठीक है, विल बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि विल बी के बाद गोइंग टू नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन नंबर 99, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गणेश हैंग्ड द कैलेंडर। 2 Ganesh hung the calendar. 3 The executioner hung the condemned. 4 The executioner hanged the condemned. अब देखिए, कोई दो ही सही होगा, क्योंकि हंग हैंग्ड है। तो हंग का मतलब होता है किसी भी चीज को लटकाना, और हैंग्ड का मतलब होता है किसी को फांसी से लटकाना और उसको जान से मार देना। ठीक, तो हंग मतलब लटकाना, हैंग्ड का मतलब फांसी में लटकाना। तो गणेश कैलेंडर को फांसी पे नहीं लटकाएगा, गणेश कैलेंडर को लटकाएगा। गणेश हंग द कैलेंडर, 2 सही है। और एग्जीक्यूशनर किसी भी व्यक्ति को लटकाएगा नहीं, फांसी पे लटकाएगा, तो हैंग्ड सही है। द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द कंडेम्ड। तो 2 और 4 दोनों सही है। ठीक, तो ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट बोला है 2 और 4, आंसर होगा डी, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 100, until and unless the candidate pays the fees, his or her admission would not be confirmed. Until and unless, तो देखिए, until बताता है टाइम को, unless बताता है कंडीशन को। यही बात यहां पे दी गई है। until denotes time and unless denotes condition। निश्चित समय तक, निश्चित टाइम में अगर फीस नहीं देता है, और अगर फीस देता ही नहीं, तो उसको भर्ती नहीं मिलेगा। तो until and unless, until denotes time, unless denotes condition। तो दोस्तों, इसी के साथ सब इंस्पेक्टर का ये पेपर खत्म होता है। इसके अंदर में मैथ्स, रीजनिंग के और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो स्वप्निल तिवारी सर ने कवर किए हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, साकार एकेडमी 20 फरवरी से सब इंस्पेक्टर मेंस के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होंगी। आप जुड़ सकते हैं हमसे और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, विनिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में पीएससी प्री, मेंस और व्यापम की क्लासेस भी 20 फरवरी से शुरू हो रही हैं साकार एकेडमी में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, हमें ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए और आगे चल करके सक्सेस हासिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।